हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपको आईक्यू रैंकर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह सेशन एनसीईआरटी एमसीक्यू का सेशन है और यह अरिहंत पब्लिकेशन बुक से बनाया गया है। दोस्तों, यह जो सेशन है वह आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक जो एनसीईआरटी के साइंस बुक है उससे क्वेश्चन तैयारी किया गया है और चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम एग्जाम में अभी का जो एग्जाम हो रहा है वह एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। खासकर आपका बीपीएससी का हो गया, बीपीएससी टीचर का हो गया और सारे कई एग्जाम ऐसे हैं जिनसे कि डायरेक्ट अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया जाता है। अगर यह सेशन को आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, यह केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है और चैप्टर है परमाणु संरचना एवं रेडियो एक्टिविता। इसे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। परमाणु संरचना से क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चैप्टर 4 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है। इलेक्ट्रॉन का गुण कौन सा नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण का घटक है, यह सही है, गुण है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला कण है, बिल्कुल सही है यह। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है, नहीं, यह गलत है, ये गुण नहीं है। इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है, यह सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका व्याख्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा विक्षेपित न होकर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड द्वारा विक्षेपित होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला कण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया। क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद इसमें जो सही है उसको चुनना है कि सही कौन कथन है। परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल सही है। निल्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया, यह भी सही है। तो इसमें से दोनों जो है वो सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या करें कि परमाणु संरचना के संदर्भ में क्या बात है कि परमाणु संरचना में संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन के द्वारा 1897 ईस्वी में कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके प्रस्तुत किया गया था। निल्स बोर ने वर्ष 1913 में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग कर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, चैप्टर 4 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो प्रोटॉन की संख्या जो है वो आपका परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। व्याख्या देखिए, कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को प्रोटॉन की संख्या सबसे सही निर्धारित करती है। परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बताती है। परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड से सूचित करते हैं। परमाणु की उदासीनता को बनाए रखने के लिए किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए और विचार करके इसमें से सही जो है वह चुनना है। पहला है, कह रहा है कि समान तत्वों में वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं, सही है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न किंतु परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं, यह भी सही है। विभिन्न तत्वों को वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, यह भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। इसका व्याख्या देखिए, करा कि परमाणु की संरचना के संदर्भ में कथन तीनों सही है। समान तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं। इनमें प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 कार्बन के समस्थानिक हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न किंतु परमाणु भार समान होते हैं समभारिक आइसोबार कहलाते हैं, जैसे कि S14, क्लोरीन 14। देखिए सब इसका
इसमें कह रहा है कि जिसके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो किंतु परमाणु भार समान हो। सभी का जो एटॉमिक मास है वह क्या है, बराबर है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है सबका अलग है। सल्फर का अलग, क्लोरीन का अलग, आर्गन का अलग, पोटेशियम का अलग, सबका अलग, कैल्शियम का अलग होता है, लेकिन जो इसका परमाणु भार जो है सबका समान है। विभिन्न तत्वों के हुए परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रिक आइसोटोन्स कहलाते हैं, जैसे बोरोन और कार्बन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि चैप्टर 4 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है तो हम लोग कर सकते हैं अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। व्याख्या देखिए, कह रहा है कि यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं तो इन कणों को उनको वेगों के बढ़ते हुए क्रम में निम्न रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं। अल्फा कण, फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अल्फा कण का वेग न्यूनतम तथा इलेक्ट्रॉन का वेग अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चैप्टर 4 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कैल्शियम का परमाणु भार 20 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैल्शियम का समभारिक परमाणु होगा। तो यह आपका वह तत्व जिसमें 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हो, वह इसके समान जो है वह कैल्शियम का समभारिक परमाणु इसका होगा। व्याख्या है, कह रहा है कि कैल्शियम का समभारिक परमाणु वह तत्व होगा जिसकी द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 40 होगी। अतः विकल्प डी सही है, क्योंकि इसमें 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है जिसका योग 40 है। समभारिक तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40 है। वह तत्व जिसमें 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हो उसकी द्रव्यमान संख्या 40 होगी। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। वह तत्व जिसमें 18 प्रोटॉन हो और 22 न्यूट्रॉन हो उसका परमाणु क्रमांक 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चैप्टर 3 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। किस नाभिकीय कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। तो आपका न्यूट्रिनो में होता है। व्याख्या देखिए, कह रहा है कि न्यूट्रिनो वह नाभिकीय कण है जिनमें द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है। इनमें ऊर्जा, संवेग तथा प्रचक्रण होता है। न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, परंतु इसमें विद्युत आवेश नहीं होता है। यह ब्रह्मांड में सबसे अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला कण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चैप्टर 3 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। क्वेश्चन है कि आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर करते हैं। बिल्कुल सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है आपका, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका चारों तरफ चक्कर काटता है, तो ये सही है। व्याख्या है, कह रहा है कि परमाणु के केंद्र में एक नाभि न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशी तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल कहते हैं। ये ऊर्जा स्तर KLMN से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है और आपको UPPSC मेंस 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा युग्म कण प्रतिकण युग्म है। तो कण प्रतिकण युग्म का इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है यह कण प्रतिकण युग्म है। व्याख्या देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि अधिकतर कणों के अनुरूप उनके संबंध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण स्वरूप इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित इलेक्ट्रॉन्स एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। आईएएस प्री 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से आपका मिलाना है। सूची 1 में कण है और सूची 2 में आपका विशिष्टता है, उसको मिलाना है। तो पोजिट्रॉन जो है वह आपका आंशिक प्रचक्रण, न्यूट्रॉन जो है वह है शून्य द्रव्यमान, क्वार्क जो है वह आंशिक आवेश और फोनॉन जो है वह पूर्णांक प्रचक्रण है। तो यह इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, कह रहा है कि पोजिट्रॉन एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण एंटी पार्टिकल्स कहते हैं। इसका आंशिक प्रचक्रण एक्सपेंस 1/2 होता है। न्यूट्रिनो एक शून्य द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है जिसकी खोज पाउली ने की थी। क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिससे अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क मिलकर हैड्रॉन्स बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश मूल कण का -1/3 या फिर +2/3 होता है। फोनॉन यह ध्वनि का लघुत्तम कण है। यह प्रायः दृढ़ क्रिस्टल बीमा के कंपन में पाया जाता है। इसका पूर्णांक प्रचक्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है और आरएएस से प्रीत 1999 में पूछा गया है। निम्न में से समन्यूट्रिक समूह कौन सा है? तो समन्यूट्रिक समूह जो है आपका यह हो जाएगा। व्याख्या कर रहा है कि समन्यूट्रिक समूह भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रिक कहलाते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे न्यूट्रॉन में यह निकाल लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, चैप्टर 4 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 वैज्ञानिक और सूची 2 में खोज है, दोनों को सम्मिलित करना है। गोल्डस्टीन जो है प्रोटॉन की खोज किए थे, या गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज किए थे। चैडविक साहब का न्यूट्रॉन की खोज किए थे। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे और जॉन डाल्टन जो है वह परमाणु सिद्धांत दिए थे। इसका आंसर 1 हो जाएगा। व्याख्या है, कह रहा है कि वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने वर्ष 1919 में प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन वह उप परमाणु है जिस पर धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है। वैज्ञानिक चैडविक ने वर्ष 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन वह उप परमाणु है जिस पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात वह उदासीन न्यूट्रल होता है। वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक विद्युत आवेश निगेटिव चार्जेज वाला उप परमाणु कण है। वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डाल्टन के अनुसार द्रव पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु स्वतंत्र, अविनाशी तथा रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सच चुनना है। कह समस्थानिक सदैव रेडियो एक्टिव होते हैं, नहीं, यह गलत है। अल्फा किरणें सदैव धनावेशित किरणें होती है, यह सही है। बीटा किरणें सदैव ऋणावेशित किरणें होती है, यह भी सही है। गामा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है, गलत है। तो सही के कौन है? तो आपका 2, 3 जो है वह सत्य होगा। व्याख्या देखिए, कह रहा है कि अल्फा किरणें धनात्मक आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। अल्फा कण अत्यधिक क्रियाशील एवं ऊर्जा युक्त हीलियम परमाणु होते हैं जिनमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इन पर 2 इकाई धन आवेश होता है। इनका प्रतीक आपका ऐसा है, अल्फा का होता है। बीटा किरणें ऋणात्मक आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। यहाँ पे कह रहा है कि समस्थानिक रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं तथा गामा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित डिफ्लेक्ट नहीं होता क्योंकि गामा किरणें विद्युत उदासीन होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, चैप्टर 4 क्लास 9 एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन समस्थानिकों तथा समभारिकों के संदर्भ में सही है? समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है, यह गलत है। समभारिकों में परमाणु संख्या समान होती है, यह गलत है। तो डी हो जाएगा, 9 1 और 9 2। समस्थानिकों तथा समभारिकों के संबंध में क्या है कि समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के परमाणु को कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का देखिए, यह समस्थानिक है। समभारिक समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणु को कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है चैप्टर 2 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि SR 9038-2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ध्यान देकर इसमें से सही जो है वह आपको चुनना है। तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा इसमें कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वह कितना है, 52 है, और प्रोटॉन की संख्या जो है वह 38 है। नीचे जो प्रोटॉन की संख्या दिखाता है, न्यूट्रॉन की संख्या आप 90 - 38 कर दीजिएगा तो वो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर 2 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? इसमें से सही चुनना है कि सही कौन है। और कह रहा है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण विक्षेपण प्रयोग सिद्ध करता है कि नाभिक में भारी कण होते हैं। नाभिक में भारी कण होते हैं, सही है। नाभिक एक धनावेशी केंद्र है, सही है। नाभिक अस्थायी है, यह सही है। तो सारे जो है वो सही हो जाएंगे। व्याख्या करा कि रदरफोर्ड का अल्फा कण विक्षेपण अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन प्रयोग सिद्ध करता है कि नाभिक में भारी कण होते हैं तथा यह धनावेशित केंद्र है। धनावेशित केंद्र कह रहा है कि इसके अतिरिक्त परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प केंद्र में केंद्रित होता है। परमाणु के अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा तथा नाभिक अस्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है और ISPRI 2003 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो आपका अभिविन्यास से है संबंध। व्याख्या है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या m का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिविन्यास से होता है। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम लोग स्मॉल n से निरूपित करते हैं। कक्ष के आकार और ऊर्जा को द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको L से स्मॉल l से सूचित करते हैं। कक्ष की त्रिविमीय आकृति को तथा चक्रण क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल s से कक्ष में इलेक्ट्रॉन की चक्कर स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चैप्टर 2 क्लास 11 एनसीईआरटी से ISPRI 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो आपका अपबाउ सिद्धांत द्वारा होता है। व्याख्या परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम निर्धारित अपबाउ सिद्धांत द्वारा किया जाता है। अपबाउ का नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है जब ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर को उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। ऊर्जा का बढ़ता क्रम जैसे कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d ऐसे चलते रहता है। क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी से। क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर 2 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी? तो मैडम क्यूरी किए थे। व्याख्या में देखिए मैडम क्यूरी ने वर्ष 1902 में रेडियम की खोज की थी। इन्होंने यूरेनियम के असद पिच ब्लेड में नए तत्व रेडियम की खोज की जो यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। उच्चतम भेदन क्षमता का विकिरण है आपका गामा किरणें है। गामा किरणें उच्चतम भेदन क्षमता का विकिरण है। गामा किरणें 100 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेज सकती है। इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव कण नहीं है? तो डेल्टा जो है रेडियो एक्टिव कण नहीं है। अल्फा बीटा गामा तीनों है, डेल्टा नहीं है। डेल्टा रेडियोएक्टिव कण नहीं है। डेल्टा कण 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। अल्फा बीटा तथा गामा रेडियोएक्टिव कण है। रेडियोएक्टिव तत्वों के नाभिकों से भेदी किरणें अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होते हैं। ये किरणें रेडियोएक्टिव किरणें कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। व्याख्या है कि अल्फा कण 2 धन आवेश होते हैं। इनका द्रव्यमान लगभग हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। यह कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये द्विआवेश युक्त डबल चार्जेज हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है तो आपका गाइगर अकाउंट से मापी जाती है। गाइगर अकाउंट से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। इसको गाइगर मुलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कण संसूचक डायरेक्टर है जिसका प्रयोग पदार्थों में आयनित विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो आपका बैकरल साहब किए थे। अंटोइन हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की, जो एक फ्रांसीसी फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यह खोज इन्होंने सपुर्दीप्त पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, चैप्टर 4 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्न कथन एक कारण आर जो है उसके आपको सही चुनना है। ये क्या सही है? इसमें परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, यह सही है। परमाणु में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन संख्या समान होती है, यह गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक तथा प्रोटॉन धनात्मक की संख्या समान होती है तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान नहीं होती, जैसे कि Fe, लोहा और कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 27, चैप्टर 4 क्लास 9th एनसीईआरटी से यह क्वेश्चन बनाया गया है। कथन और कारण दिया हुआ है, इसमें से सही जो है आपको चुनना है। गामा किरणें की भेदन क्षमता अल्फा किरणें से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य अल्फा किरणों से कम होता है, यह सही है। तो इसका आंसर ई और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या है, कह रहा है कि अल्फा किरणें 0.002 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती है। बीटा किरणें 0.20 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम चादर को भेज सकती है। गामा किरणें 100 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेज सकती है। अतः गामा किरणें की भेदन क्षमता अल्फा किरणें से अधिक होती है क्योंकि इनका तरंगदैर्घ्य अल्फा किरणें से कम होती है। तो यूरेनियम 235 और आपका प्लूटोनियम 239, इसका दोनों हो जाएगा। तो ए और 3 जो है यह हो जाएगा। तो यह करें कि यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का तापीय न्यूट्रॉन से टकराने पर विखंडन हो जाता है क्योंकि अब
अवशोषण से उत्पन्न बाध्यकारी ऊर्जा विखंडन के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक होती है। यूरेनियम 238 का तापीय न्यूट्रॉन से टकराने पर विखंडन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, चैप्टर 2 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्नलिखित किरण युग्मों में से किसकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है? तो एक्स किरणें एवं गामा किरणें की। व्याख्या करें कि एक्स किरणें एवं गामा किरणें की प्रकृति विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। अल्फा किरणें धनावेशित कणों से, बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, चैप्टर 2 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्नलिखित में से सही कौन सा है? सही इसमें से चुनना है। तो आपका करा कि I-131 थायराइड के उपचार में काम करता है, यह सही है। CO-59 कैंसर के उपचार में सही है यह। और आपका P-33 ल्यूकोमिया के उपचार में नहीं है, गलत है। रेडियो एक्टिव तत्व का अधिक उपयोग कैंसर का कारण होता है, यह सही है। तो सही आपका हो जाएगा 1, 2 और 4। आयोडीन 31 का उपयोग थायराइड के उपचार में होता है। कोबाल्ट 59 का उपयोग कैंसर के उपचार में तथा रेडियो एक्टिव तत्वों का अधिक उपयोग कैंसर के कारण होता है। कह रहा है कि फास्फोरस 33 का उपयोग जीव विज्ञान प्रयोगशाला में न्यूक्लियोटाइड्स को चिन्हित करने में तथा डीएनए के क्रमांकन में किया जाता है। फास्फोरस 33 का उपयोग ल्यूकेमिया के उपचार में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, रेडियो एक्टिविता निम्न में से किसका गुण है? तो यह नाभिक का गुण है। व्याख्या है कि रेडियो एक्टिव क्षय के अंत में अस्थायी परमाणु नाभिक बनता है, अतः रेडियो एक्टिविता नाभिक का गुण है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, पदार्थों का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तथा पृथक्करण। इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर 6 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्न में से कौन सा कथन भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य है? भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है तथा उत्क्रमित हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, भौतिक परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी होता है। व्याख्या करिए, देखिए करा कि भौतिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होता है। परिवर्तन केवल तभी तक होता है जब तक कि परिवर्तन का कारण रहता है। परिवर्तन का कारण हट जाने पर परिवर्तन उत्क्रमित अर्थात पहले की मूल स्थिति में चला जाता है, अर्थात भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है? यह क्वेश्चन जो है चैप्टर 6 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया है। तो यहाँ पे कौन करता है? तो ईंधन का ज्वलन और लोहे में जंग लगना, यह रासायनिक परिवर्तन जो होता है वह आपका रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है। एक बार अगर वह परिवर्तन हो गया तो फिर दोबारा वह पूर्व अवस्था में नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है वह सी हो जाएगा। कह रहा है कि ईंधन का ज्वलन तथा लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है। रासायनिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होते हैं। परिवर्तन का कारण हटने पर प्रक्रिया उत्क्रमित नहीं होता, अर्थात ये अनुक्रमणीय इरिवर्सिबल होते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि लोहे का चुंबकन तथा द्रव का संघनन, कंडेंसेशन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चैप्टर 2 क्लास 9 एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है? तो लेड नाइट्रेट जो है उसको गर्म करेंगे तो रासायनिक परिवर्तन जो है प्रदर्शित करेगा। व्याख्या करा कि लेड नाइट्रेट PbNO32 गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। इसकी अभिक्रिया निम्न है। 2PbNO32
को, जिसका लेड नाइट्रेट कहते हैं, उसको हम गर्म करते हैं तो आपका PbO लेड ऑक्साइड प्लस 4Na2 आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस O2 ऑक्सीजन गैस बनता है। गर्म करने पर सोडियम क्लोराइड NaCl, सिलिका SiO2 तथा प्लेटिनियम तार Pt रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है चैप्टर 5 क्लास 11 एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया गया है। अपक्षयन की निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया यांत्रिक तथा रासायनिक दोनों अपक्षय की है? तो यह आपका जल योजन प्रक्रिया है। जल योजन प्रक्रिया हाइड्रेशन प्रोसेस यांत्रिक, मैकेनिकल तथा रासायनिक केमिकल दोनों अपक्षय की है। अजलीय कॉपर सल्फेट सफेद रंग का होता है तथा जलीय CuSO4 कॉपर सल्फेट जो होता है चमकीले नीले रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर 6 क्लास 8 एनसीईआरटी से बनाया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में आपका प्रक्रम है और सूची 2 में परिवर्तन है। तो कह रहा है कि मोमबत्ती का जो जलना है वो भौतिक कि मोमबत्ती का जो जलना है वो आपका भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन दोनों में आता है। विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना, यह आपका भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम तार का जलना, यह रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे में जंग लगना, यह आपका संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन में आता है। कि मोमबत्ती का जलना भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन दर्शाता है। ठोस मोमबत्ती जलकर तरल मोम बनाती है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती के जलने पर ऑक्सीकरण होता है तथा गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होता है, अतः यह रासायनिक परिवर्तन होता है। इसलिए मोमबत्ती का जलना दोनों होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों में आता है। विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि विद्युत प्रवाह रुक जाने पर बल्ब जलना बंद हो जाता है, अतः यहाँ कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। मैग्नीशियम तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इस प्रक्रिया में प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है। लोहे में जंग लगना संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कथन और कारण दिया हुआ सही चुनना है इसमें। यह क्वेश्चन आपका चैप्टर 6 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया है। यहाँ पे कथन कर रहा है कि तापित किए जाने पर नीले कॉपर सल्फेट का काले क्यूप्रिक ऑक्साइड में रूपांतर होना एक भौतिक परिवर्तन है। तो यह गलत है। कोई परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह आर सही, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ए गलत किंतु आर सही है। तापीय किए जाने पर नीले कॉपर सल्फेट CuSO4 का काले क्यूप्रक ऑक्साइड CuO में रूपांतरण होना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन परिवर्तित होता है, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन कंपोजिशन अपरिवर्तित रहता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 2 क्लास 9 एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? समुद्री शैवाल से आयोडीन का उत्पादन, यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। समुद्री शैवाल से आयोडीन I2 का उत्पादन रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन होता है। समुद्री लवणीय जल का आश्वन डिस्टिलेशन अशुद्ध लवण NaCl तथा क्रिस्टल तथा आयोडीन का ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 8 है चैप्टर 6 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया है और RSA प्री 2003 में पूछा गया। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, यह रासायनिक परिवर्तन है।
सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन के कारण को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया अस्थायी एवं सामान्यतः अनुक्रमणीय होती है। अन्य सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में जिसमें परिवर्तन के कारण हटा लेने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ पूर्वावस्था में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 6 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया है और आईएएस प्री 2004 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कर रहा है तो इसमें दूध का अंश कदन जो होता है, अंश कदन मतलब होता है कोगुलेशंस ऑफ द मिल्क, यह रासायनिक प्रक्रिया है जिसका आंसर बी हो जाएगा। दूध आस्कंदन कोगुलेशन ऑफ द मिल्क, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ द आयरन, दूध से दही बनना तथा कागज जलना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण एवं बर्फ का गलना, मेल्टिंग ऑफ द आइस भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपका कारण कथन दिया हुआ है और सही उत्तर का चयन करना है। कथन कर रहा है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, बिल्कुल सही है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति की ओर तीव्र हो जाती है, यह भी सही। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण करता है। उच्च तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तथा आणविक गति तीव्र हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की गति अवयवों के सांद्रण, ताप, भौतिक अवस्था एवं अवयवों की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्यतः अवयवों का ताप जितना अधिक होता है, अवयवों में उपस्थित अणुओं की गति उतनी तीव्र हो जाती है तथा अभिक्रिया रिएक्शंस भी उतनी ही तीव्र होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चैप्टर 5 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया और आईएएस प्री 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कौन है? तो कह रहा है कि किसी विलयन में विलय के योग से इसका जल का विभव बढ़ जाता है, यही गलत है। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, यह सही है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है, यह सही है। जब किसी विलयन को एक अर्ध परागम में झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जाता है, यह सही। तो गलत कौन है? बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चैप्टर 6 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया। निम्नलिखित परिवर्तनों पर विचार करके कह रहा है कि उपयुक्त में से रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन सा है? तो NH4Cl का उत्पादन यह रासायनिक परिवर्तन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड NH4Cl का ऊर्ध्वपातन रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अमोनिया क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन के समय दो नए पदार्थ अमोनिया गैस तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनते हैं। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन लोहे के टुकड़ों का चुंबकन तथा जल में शर्करा का घुलना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, क्योंकि इन सभी में किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चैप्टर 5 क्लास 11 एनसीईआरटी से पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें से सही है उसको चुनना है। प्रासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल के तनु घोल की ओर जाता है, नहीं यह गलत है। प्रतिलोम प्रासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, यह भी गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा। न एक और न दो सही है इसमें। कि प्रासरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रवाह प्रसरण तनु डिल्यूट सांद्रण में सांद्र विलयन की ओर जाता है। प्रतिलोम प्रासरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं आयनों को विलयन से पृथक किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है चैप्टर 5 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया है और यूपी पीएससी प्री 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपका अलवणीयकरण समुद्री जल यह सही है, प्रतिलोम प्राशरण पेयजल सही है, विकृतीकरण प्रोटीन यह सही है, पाश्चुकरण चाय नहीं यह गलत है। पाश्चुकरण जो होता है वह दूध का है। तरह की पाश्चुकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूध को विशेष तापमान पर निश्चित समय के लिए गर्म करने के बाद ठंडा कर लिया जाता है, जिससे दूध की निर्जलीकरण रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना इसके करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 6 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके इसमें सही जो है उसको चुनना है। जल का बर्फ में जमना रासायनिक परिवर्तन है नहीं गलत है, यह भौतिक परिवर्तन है। आंतरिक आणविक संगठन में उत्पन्न परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, यह सही है। किसी रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। आकृति माप और अवस्था में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है नहीं यह भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 16 है चैप्टर 5 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड में से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के Cl के मिश्रण में से आयोडीन को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ऊर्ध्वपातन का उपयोग ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए होता है। इस प्रक्रिया में कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए हुए परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है चैप्टर 5 क्लास 6 एनसीईआरटी से बनाया गया। क्वेश्चन है दूध की प्रबलता से मथने पर इसमें से क्रीम पृथक हो जाने का क्या कारण है? तो आपका अपकेंद्रीय बल है। दूध की प्रबलता से मथने पर उसमें क्रीम का पृथक हो जाना अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स एक जड़त्वीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता है। यह एक कल्पित बल विक्टियस फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 18 है कथन और कारण दिया हुआ है। सही कथन का चुनना है कि सही इसमें से कौन है। द्रव्य में भौतिक परिवर्तन इसके संगठन और प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं नहीं बिल्कुल यह गलत है। कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन में अवस्थाओं तथा रंग में अंतः परिवर्तन होता है, यह सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ए गलत किंतु आर सही है। कह रहा है कि द्रव्य में रासायनिक परिवर्तन इसके संगठन और प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त भौतिक परिवर्तन में अवस्थाओं आकृति माप तथा रंग में अंतः परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है चैप्टर 5 क्लास 6 एनसीईआरटी से बनाया गया है। पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए और इसमें से कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा पृथक्करण की विधि है। तो आपका निष्पादन जो है पृथक्करण की विधि है। निस्तारण कह रहा है कि निस्तारण डिकेंटेशन और द निस्पंदन फिल्ट्रेशन पदार्थों के पृथक्करण की विधियां हैं। निस्तारण विधि में ठोस को तरल पदार्थ से या अमिश्रणीय तरल पदार्थों को पृथक करने की विधि है। इसमें अपसादित पदार्थों को छेड़े बिना ऊपर से द्रव को किसी दूसरे पात्र में डाला जाता है। निस्पंदन विधि तरल पदार्थ से ठोस पदार्थ पृथक करने की प्रक्रिया है। इसमें पदार्थ निस्पंद को छिद्रों फिल्टर से होकर गुजारा जाता है और पृथक किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, चैप्टर 5 क्लास 6 एनसीईआरटी से बनाया गया है। आसवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा असत्य है उसको चुनना है। तो कह रहा है कि आसवन मिश्रित द्रव के अवयव को पृथक करने की विधि है। सही है। यह पृथक्करण की रासायनिक विधि है। नहीं, यह गलत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा क्योंकि दो गलत है। कह रहा है कि आसवन पृथक्करण सेपरेशन की रासायनिक नहीं भौतिक विधि है। आसवन प्रायः किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर अलग करने की विधि है। जैसे पानी का आसवन करने से उनमें उपस्थित अशुद्धियों जैसे नमक आदि निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर 5 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। प्रभाजी आसवन, निर्वात आसवन और भंजक आसवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके इसमें से सही जो है उसको चुनना है। प्रभाजी आसवन मिश्रण में से क्वथनांक भिन्न द्रवों को पृथक किया जा सकता है। यह सही है। निर्वात आसवन के भवके और संघनित्र के भीतर की वायु पंप द्वारा निकाली जाती है। यह सही है। कोयले का आसवन भंजक आसवन का उदाहरण सही है। तो यह सभी सही है।